हेलो एंड वेलकम टू कैप्टन स्क्वाड। दिस इज विशाल। और आज हमारे साथ जो भैया साथ में है दादा, तो उनका इंट्रोडक्शन मैं पहले शॉर्ट में देना चाहूंगा। एक्चुअली वो एसएससी सीजीएल 2019 के थ्रू ऑल इंडिया रैंक 13 है, और उनका भी पोस्टिंग एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट में है एज एन असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर। उनका नाम है रोनित शबुई। दादा, वेलकम टू कैप्टन स्क्वाड। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। और आज बेसिकली उन्होंने टाइम हमारे लिए निकाला है, तो हम लोग वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सीजीएल, बिकॉज अभी सीजीएल मेंस भी होने वाला है बहुत जल्दी, और थोड़ा बहुत ईडी के जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले रोनित दा, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा अपना ब्रीफ एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में मैं बताओ। 2015 में अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया शिवपुर बी कॉलेज से। फिर प्राइवेट में फर्म में काम किया, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स। फिर सोचा कि PwC। yes, PwC. Then I thought of switching to government sector, but before CGL is a long process actually, and it takes 2-3 years to from notification to finally giving you the job. So in between, I worked as a bank PO in RRB, Regional Rural Bank. Oh, that's it. तो दादा, ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? मतलब पीडब्ल्यूसी इतना बड़ा कंपनी है, तो फिर आपने गवर्नमेंट में ऐसे स्विच क्यों किया अचानक? PwC में फर्स्टली मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था सिविल। PwC में नौकरी मिल गया था, सैलरी भी मिल रहा था ठीक ठाक, लेकिन समाउ मतलब जो कंप्यूटर साइंस आईटी बैकग्राउंड से उन लोग के साथ मेरे को समाउ आई फेल्ट कि आई एम नॉट एज कॉम्पिटेंट एज देम इन द लॉन्ग रन। आई वोंट बी एज गुड एज देम इन PwC. So I thought, okay, why not go where generalists usually go. बाकी लोग आ रहे हैं और मतलब I can be, मतलब अगर PwC में रह के भी I could have helped my country. trickle down theory बहुत कुछ है, but government में आके I could have helped India and my people more directly. I could be more directly involved with the progress of the country. That was a big reason I switched. मतलब जॉब सेटिस्फेक्शन भी आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है? Somewhat. PwC में somehow मतलब हाँ। ओके, तो दादा नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे माइंड में ये रहता है कि आपका जैसे ऑल इंडिया रैंक 13 था, राइट, सीजीएल 19 में। Yes. तो फिर आपने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को ही फर्स्ट प्रेफरेंस में क्यों दिया? बिकॉज बहुत सारे और भी डिपार्टमेंट्स है, जैसे एनईए है या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है जो टॉपर्स का फेवरेट होता है, तो आपने ईडी को क्यों फर्स्ट प्रेफरेंस में दिया? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पहले टॉपर्स का फेवरेट हुआ करता था, अभी इनकम टैक्स का प्रमोशन बहुत ही खराब हो गया है। मेरा जो बॉस है ईडी में, एनफोर्समेंट ऑफिसर जिसके पास मैं रिपोर्ट करता हूँ, he is a 2011 batch income tax inspector. He has come on deputation to ED and he is still an inspector. Whereas 2011 साल में जो लोग सीजीएल से ईडी लिया था वो लोग अभी डेप्यूटी डायरेक्टर बन गए हैं, मतलब 6600 ग्रेड पे। सो जो मेरा डेप्यूटी डायरेक्टर है वो 2011 बैच आईआरएस है, और जो सीजीएल 2011 से ज्वाइन किया वो लोग भी अभी सेम लेवल पे आ गया है, डेप्यूटेशन मैंने डेप्यूटी डायरेक्टर बन गया है। सो प्रमोशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स आई हैव चोजन ईडी। सेकेंड है, ईडी में पावर बहुत ज्यादा होता है, एईओस का इन्वेस्टिगेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। दे आर फील्ड वर्क, मतलब यू आर मच मोर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस एज एन एईओ देन एनी अदर पोस्ट्स। मतलब डायरेक्ट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस में yes मतलब actually इन्वॉल्वमेंट you होता है। feel like you are the officer. ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूंगा दादा, तो सीजीएल का आपने मतलब कैसे प्रिपरेशन किया था? मतलब सेल्फ स्टडी किया था या कुछ कोचिंग वगैरह किया सेल्फ था? स्टडी तो पूरा किया था, लेकिन बिफोर सेल्फ स्टडिंग एनालिसिस इज अ वेरी बिग थिंग। मैं बहुत एनालिसिस किया था, क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा। यूट्यूब पे एज ऑफ इंफॉर्मेशन, यूपीएससी का चीज अलग है, लेकिन सीजीएल में मेरे को पर्सनली लगता है कि दिस इज एन एज ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर थोड़ा यूट्यूब से एनालाइज किया जाए तो यू गेट एवरीथिंग। तो मैं एनालिसिस किया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। So I was good in maths since, I won't brag actually, but I'm comfortable with maths since my school days.
तो मैथ से लेके मेरा टेंशन नहीं था, क्योंकि मेरे को पता था वहां पर 250 में से ठीक ठाक नंबर आ जाएगा मेरा, टायर 2 का 100 और टायर 1 का 50। आई वॉज रेस्ट अश्योर्ड दैट मतलब मैथ से मेरा कोई टेंशन नहीं है। इंग्लिश का ग्रामर भी मेरा समवट अच्छा ही था, बट मेरा वोकैब बहुत वीक था। सीजीएल में वोकैब और इडियम्स फ्रेजेस में बहुत फोकस करना होता है, बहुत हेवी परसेंटेज रहता है। तो थोड़ा एनालिसिस किया, देखा कि सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोस्टली रिपीट करता है वोकैब में, तो मैं प्रीवियस ईयर वोकैब्स कर लिया, पढ़ लिया, तो वोकैब्स में भी मार्क्स आने लग गए। और फिर लास्ट जो मेरा वीक पॉइंट था जीके, मतलब जीके तो मेरा कुछ आता नहीं था, तो फिर एनसीईआरटी पढ़े, किरण का प्रीवियस ईयर्स पढ़े, थोड़ा एनालिसिस क्या क्या पढ़ना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के। तो सीजीएल का मेरा मेन मुद्दा ये लगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर गुड विद प्रीवियस ईयर, यू आर गुड टू गो विद सीजीएल, दैट्स इट। ओके, तो दादा अभी जैसे मेंस होने वाला है, अभी प्रीलिम्स का कुछ दिन पहले ही रिजल्ट निकला था टीयर 1 का, अभी टीयर 2 8 या 10th में से कोई एक दिन होगा, एंड टीयर 3 फिर होगा 21st ऑफ अगस्त। तो आपका क्या मैसेज रहेगा या एडवाइस रहेगा जो लोग अभी इस बार टीयर 2 और टीयर 3 देने जा रहे हैं, स्पेसिफिकली मतलब टीयर 3 का, बिकॉज 2020 वाला जो हमने देखा कि बहुत ज्यादा मार्क्स में गिरावट आया है, मतलब डिस्क्रिप्टिव का मैं बात कर रहा हूं, तो आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं खुद 2020 दिया था, क्योंकि सीजीएल 19 का केस चल रहा था। मेरा इस बार टोटल ज्यादा अच्छा नहीं है, 585 टोटल है, तो अप्रोक्स 350 के आसपास रैंक आएगा। पर मेरा ये बहुत कैजुअल अटेम्प्ट था, क्योंकि मेरा 2019 में हो चुका था। तो आई विल से कि डोंट डिपेंड ऑन टायर 3, टायर 3 इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल। मेरे को मैं टोटल 3 अटेम्प्ट्स दिया हूँ सीजीएल का। 2018 में मेरा स्कोर था 75, 2018 में मतलब रैंडम लिखा था कुछ मतलब रैंडमली लिखा 75 आ गया। 2019 मेरे को पता था दिस इज माय मेन अटेम्प्ट, बहुत मतलब ठीक से लिखा, मेरे को 66 मिला। इस बार भी ठीक ठाक लिखा, मेरे को 45 मिला। मतलब आई डोंट नो फ्रॉम वेयर आई गॉट 45। टायर 3 के ऊपर कुछ मतलब रिलाई मत करो, assume that you would get 40 and go ahead, so you have to do your best in tier 2. as far as tier 2 is concerned, अभी एग्जाम का 1 महीना भी बाकी नहीं है, it's almost 2-3 weeks. So I would give one simple advice: focus on previous years. If you are adept with previous years, you are half done, you are 90% done with your preparation. CGL is all about previous years. बोथ फॉर मतलब आप ये दोनों इंग्लिश एंड मैथ्स दोनों के लिए इंग्लिश का तो ग्रामर रिपीट नहीं होगा, ग्रामर का तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए। मैथ्स का भी तो सेम प्रॉब्लम तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन ना मतलब डिफिकल्टी लेवल या क्वेश्चन का स्टैंडर्ड 19 मतलब ऑलमोस्ट सेम रहेगा। मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन है, यूजुअली डिफर नहीं करता। प्रीवियस अगर आपको आता है सब क्वेश्चंस, मतलब अगर आप लॉजिकली प्रीवियस सॉल्व कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग इन सीजीएल। तो मतलब अकॉर्डिंग टू यू कि यही है कि प्रीवियस ईयर पे हमारा कमांड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीजीएल क्रैक करने के लिए। कीप थिंग्स सिंपल, कीप थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल। ये बुक 5 बार, ये 5 बुक, ये 10 बुक करने का कोई जरूरत नहीं है। वन एडवाइस: कीप थिंग्स सिंपल एज पॉसिबल। ओके, और दादा मॉक टेस्ट का आपने क्या किया था? मतलब प्रीवियस ईयर से ही मॉक टेस्ट आपने लगाया था या कोई अलग? मॉक टेस्ट बहुत देता था मैं। फर्स्ट जो मेरा मेन मॉक टेस्ट था, जो मैं अपना प्रिपरेशन लेवल जज करने के लिए देता था, वो था टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक इज बेस्ट फॉर सीजीएल। नेक्स्ट अमिया कुमार सर एक मॉक टेस्ट निकालता है एजुकेशन बोल के, 3 लर्निंग बोल के, वो भी एक अच्छा होता है। ग्रेड अप अड्डा में 4-5 मॉक टेस्ट खरीद लिया था। मॉक टेस्ट 100-150 रुपया का आता है, मतलब इट्स ओनली 150-200। सो आई बॉट 4-5 मॉक टेस्ट and I used to take exhaustive mock tests, especially in maths. तो मतलब डिफरेंट लेवल के लिए प्रिपेयर्ड रहते हो, मतलब अगर कोई सरप्राइज देगा तो यू वुड बी प्रिपेयर्ड। मतलब आप एक तरीके से मतलब हर टाइप के क्वेश्चंस का हम लोग मतलब डीलिंग कर सकते हैं अगर वेरियस डिफरेंट टाइप का मॉक टेस्ट है, यही आप मतलब कहना? प्रैक्टिस होगा, एग्जाम में तो हमें पता नहीं है। दैट्स इट, प्रैक्टिस होगा। अच्छा, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस के लिए आपका मतलब क्या अप्रोच रहता था? उसके लिए कुछ अलग से कि नहीं? स्पेशल अप्रोच नहीं था। कैलकुलेटिव क्वेश्चन रहते तो मतलब टाइम लगता। अगर मतलब कैलकुलेटिव, आई न्यू दैट आई वाज वेरी वेल, मतलब मैं प्रैक्टिस लेवल बहुत अच्छा था, मेरे को ये कॉन्फिडेंट था। मतलब ये
आप जितना मॉक टेस्ट लगाओगे ये कॉन्फिडेंस आप में आएगा कि माय प्रैक्टिस लेवल इज वेरी गुड। तो जब भी मेरे को लगता था कि ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, आई यूज्ड टू गिव द टाइम, बिकॉज मेरे को पता था अगर मेरे को कैलकुलेटिव लग रहा है तो बाकी जो है सबको कैलकुलेटिव लग रहा है, सो नथिंग टू पैनिक इट अबाउट इट, दैट्स इट। मतलब वैदिक मैथ्स एक्सेप्ट करने का कोशिश किया यूट्यूब देख के, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं हुआ, देखा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सेम है, सो आई डिड नॉट फोकस ऑन दैट कैलकुलेटिव पार्ट, प्रैक्टिस करता रहा, दैट्स इट। ओके, तो आई थिंक हमारे व्यूअर्स को मतलब बहुत हेल्प मिलेगा ये सारे जो रोनिता ने शेयर किया है टिप्स आने वाले सीजीएल एग्जाम के लिए। और इसके बाद हम थोड़ा ईडी के बारे में थोड़ा सा स्लाइड डिस्कस करना चाहेंगे। तो रोनिता, ईडी का बेसिकली जॉब प्रोफाइल आप लोगों को मतलब जैसे आपने तो अभी जस्ट रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो उसके लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, कांग्रेचुलेशन थैंक यू। फ्रॉम द टीम ऑफ कैप्टन स्क्वाड। और तो आपका तो न्यू दिल्ली में पोस्टिंग हुआ है ना, हेडक्वार्टर? हाँ, मेरा हेडक्वार्टर्स में पोस्टिंग है। तो मतलब आपको कैसा टाइप का मतलब जॉब का प्रोफाइल मतलब बेसिकली किस तरीके का, आप अगर शॉर्ट में कुछ बता देखिए, सकते ईडी हैं? आरटीआई एक्ट के अंडर नहीं आता है, तो मैं एग्जैक्टली करता हूँ वो नहीं बता सकता। मैं ओवरव्यू दे सकता हूँ। एईओ मतलब असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर एन एग्जीक्यूटिव पोस्ट। आप लोकल पुलिस का इंस्पेक्टर समझ लो, थाना मतलब कोई पुलिस स्टेशन का ओसी इंस्पेक्टर होता है। एईओ इज इक्विवेलेंट टू एन इंस्पेक्टर, इट्स एन एग्जीक्यूटिव पोस्ट। सो लेकिन हेडक्वार्टर्स में आपको ज्यादा इन्वेस्टिगेशन या मतलब ऑन फील्ड जॉब का स्कोप नहीं रखता है। हेडक्वार्टर यूजुअली कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट ब्रांच ऑफिस में जो इन्वेस्टिगेशन होता है, इंटेलिजेंस आता है, रिपोर्ट आता है। हेडक्वार्टर मेनली डज द एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट। हेडक्वार्टर में भी कुछ इंटेलिजेंस सेक्शन है, हेडक्वार्टर इन्वेस्टिगेशन यूनिट एंड ओवरसीज इंटेलिजेंस यूनिट, बट दे आर नॉट दैट एक्टिव एज द जोनल ऑफिसर्स। मेन जो इन्वेस्टिगेशन ऑन फील्ड वर्क होता है दैट हैपेंस इन द जोनल ऑफिसेस, कोलकाता और अदर प्लेसेस। हेडक्वार्टर मेनली एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, इज द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। इट टेक्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द branches and हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू। that is for same even for Kolkata police, Lal Bazar is the administrative head and that's it's like that. ओके ओके, तो दादा इसका मतलब जैसे यू ज्वाइन एज अ असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, तो नेक्स्ट प्रमोशन कौन सा होता है? नेक्स्ट प्रमोशन होता है एनफोर्समेंट ऑफिसर, दैट हैपेंस इन विदिन 3 years. Within 3 years? Yeah, that is मतलब confirmed. आई थिंक दिस इज द Yes, that फास्टेस्ट, आई was the थिंक सीजीएल biggest के reason थ्रू I have जितना भी chosen. इंस्पेक्टर I लेवल। have given up home posting and chosen ED is the fastest promotion you get, fastest to 5400 grade pay, because 2013 batch they have joined in 2015. They are already 5400 grade pay since 2021. Oh, So that is group A gazetted officer, I think. yeah, exactly. 200 is 5400. good. Yes. So they have joined in 2015 and 2011 batch they have joined in 2013. They are already deputy director. That is 6600 grade pay. ओके ओके, तो ईओ के बाद में जो एनफोर्समेंट ऑफिसर होता है उसके बाद में नेक्स्ट प्रमोशन कौन सा होता Assistant director. है? असिस्टेंट डायरेक्टर, दैट इज 5400। Yes, and assistant director is a team lead of any investigation. कोई भी इन्वेस्टिगेशन होता है, कुछ भी होता है, assistant director is a team lead. He is all in all in any investigation. एंड मैक्सिमम हम लोग कौन से रैंक तक पहुंच सकते हैं थ्रू असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर इफ यू जॉइन एज एईओ? He can go up to joint director. जॉइंट डायरेक्टर, ओके ओके, मतलब आई थिंक दिस इज इक्विवेलेंट टू जॉइंट सेक्रेटरी। Yes, pardon. I think joint director is equivalent to joint secretary maybe. That I am not quite aware of the pay levels, but deputy director 6600 ग्रेड पे होता है। डेप्यूटी डायरेक्टर के बाद नेक्स्ट प्रमोशन होता है जॉइंट डायरेक्टर। ईडी में अगर एनफोर्समेंट ऑफिसर बनने के बाद वैकेंसी नहीं हो तो आफ्टर वर्किंग फॉर 4 years यू गेट promoted to level 9, that you become non-functional group A automatically after your 7 years of your service. Okay. अच्छा अच्छा, तो एंड ईडी में भी आई गेस 13 मंथ्स का सैलरी मिलता है, बिकॉज़ 13 मंथ्स का सैलरी नहीं मिलता है। हम लोग को एक 20% ऑफ बेसिक सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है। सिंस इट्स अ रिस्की जॉब we get 20% security allowance, special security allowance.
SSA जिसको बोलते हैं। एग्जैक्टली SSA। ओके ओके। तो आई गेस हमारे व्यूअर्स को बहुत डिटेल्स में पता, मतलब इंफॉर्मेशन रोनित दा ने दिया है अबाउट टीडी आल्सो एंड प्रमोशन एस्पेक्ट आल्सो। लास्ट क्वेश्चन रोनित दा, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपका फ्यूचर में क्या प्लानिंग है? आर यू प्लानिंग टू गिव यूपीएससी? I'm quite in a dilemma. I am 29, अभी तक यूपीएससी का एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया। यूपीएससी तो हर गवर्नमेंट जब एस्पिरेंट का ड्रीम है। अभी अगर ईडी में रहा तो 35 तक। I'm 29, in 6 years I will be group graduated. But then again, Yeah. UPSC is UPSC, a different league altogether. So I mean, yes, UPSC is a dream, but I don't know how much feasible it would be because ED में work pressure अच्छा रहता है। I'm trying, but you know, you get hints that whether you would be able to clear or not. The hints from this side is not quite good because I don't get much time, but still struggling. I mean, I have 2 attempts. I would try till my last attempt, but chances seem bleak. Okay, okay. So I think this was all for today. And Ronita, first of all, तो best wishes from our side. आप अभी already ED में हो. We would wish to see you as cracking UPSC as well someday, and you get your desired post to UPSC as well. By the way, आपका desired post कौन सा है UPSC के? तो मैंने ये UPSC नहीं में पूछा। IPS IPS? any day. हाँ IPS। Yes. मुझे लगा ही था, आपका जो टेम्परामेंट है वो उससे मैंने गेस किया कि आईपीएस ही होगा। तो वी वुड विश यू ऑल द बेस्ट दादा फॉर यूपीएससी आल्सो। एंड फाइनल आपके तरफ से फाइनल कुछ वन लाइन टिप फॉर द सीजीएल एस्पिरेंट्स, फॉर द फ्यूचर अपकमिंग एस्पिरेंट्स ऑफ सीजीएल। Keep calm. Things there will be ups and downs. CGL exam exam है. It is no rocket science. I mean, my personal feeling is IBPS PO mains is much more difficult than CGL mains or anything as such. But CGL is all about the emotional quotient. Exam postpone होगा, pause होगा, temper calm रहना is just give your effort, stay true. It's all about the process than the end results. The Gandhi ji ने बोला था, I mean, the process is the main thing than the end result. So believe in the process. Be honest to yourself. Keep working hard. Things will fall in place. And if it doesn't, something else is awaiting. Okay. So this was all. Thank you very much रोनिता once again, आपने टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल से और हमारे साथ ये कन्वर्सेशन किया। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एंड आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा हमारे साथ टाइम स्पेंड करके। एंड आज का एंड आई गेस हम लोग ऐसे ही और भी फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हम लोग और भी ऑफिसर्स ला के ऐसी सेक्शंस करते रहेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू। Bye.